आर्ट्स पाठशाला में मैं मनोज मनु एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो हमने शुरू किया था, कल उस चैप्टर के पहले हिस्से सिंपल इकोनॉमी को हम लोगों ने कवर किया था। सिंपल इकोनॉमी कवर करते करते हम उस पॉइंट पे पहुँचे थे जहाँ पे सिंपल इकोनॉमी के लास्ट में एक स्टेटमेंट से हमारा एंडिंग हुआ था कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन, कि रिसोर्स को कहाँ एलोकेट करना है, किस चीज़ के प्रोड्यूस के लिए एलोकेट करना है, और प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम होता है चॉइस का, मतलब लोगों को चूज़ करना पड़ता है, जो कि हर सोसाइटी फेस करती है। इसी प्रॉब्लम को आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक जो नया टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक में कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ना शुरू किए तो क्या बोले, इकोनॉमिक्स इज आर्ट ऑफ मेकिंग चॉइस। आर्ट ऑफ मेकिंग चॉइस किस चीज़ के लिए, दैट हाउ टू यूज स्केर्स रिसोर्स इन सच ए वे दैट मैक्सिमम ऑफ आवर नीड्स आर गेटिंग फुलफिल्ड, कि जो कम संसाधन है उनका किस तरीके से उपयोग करें ताकि हमारे मैक्सिमम रिसोर्स ये नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो जाए। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा। तो ये तो एक प्राइम प्रॉब्लम हो गया किसी भी इकोनॉमी का कि रिसोर्स को कैसे एलोकेट करें। कैसे एलोकेट करने से क्या मतलब हो गया कि किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में रिसोर्स को एलोकेट करें। प्रॉब्लम बस यही दो है, उसी को थोड़ा डिटेल में हम लोग देख रहे हैं कि पहला प्रॉब्लम हो गया कि किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्स एलोकेट करें। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसका मतलब हुआ कि मान करके चलिए हमारे पास मैन पावर रिसोर्स है या फिर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है। बेस्ट एग्जांपल फाइनेंशियल रिसोर्स, ये एक कंट्री है उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, तो रिसोर्स तो है, अब उस फाइनेंस को एलोकेट करना है। तो हर बार बजट सेशन में आप देखते हैं कि इतने करोड़ का बजट या बिल पास होता है और उस बजट को क्या करना होता है, अलग अलग सेक्टर्स में हम लोगों को डिवाइड करना होता है। जैसे किस किस सेक्टर में, तो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना होता है, डिफेंस में इन्वेस्ट करना होता है, रिसर्च में इन्वेस्ट करना होता है, वेलफेयर स्कीम्स में इन्वेस्ट करना होता है। वेलफेयर स्कीम्स के बाद सर्विस सेक्टर के लिए कितना लोन वगैरह देना है, इन सब में इन्वेस्ट करना होता है। तो एक ही बजट को अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना होता है। तो दो कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंट्री हो गया इंडिया, या तीन कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंट्री हो गया पाकिस्तान, एक कंट्री हो गया यूक्रेन। तो इंडिया में जब बजट पास होता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो बजट एजुकेशन सेक्टर में भी जाए, थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर में भी जाए, थोड़ा सा रिसर्च सेक्टर में भी जाए। वहीं पाकिस्तान में जब बजट पास होता है तो होता है कि चलो डिफेंस में दे दो सबसे पहले तो प्राइम प्रायोरिटी कि हाँ टेररिज्म को फंड करने के लिए कितना बजट हो गया। दूसरी बात तब डिफेंस में जाते हैं, आपकी डिफेंस के लिए कितना आपका बजट हो गया। तब कहीं लास्ट में जा कर के होता है कि हाँ रिसर्च पे बजट डाल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हैं। तो और यूक्रेन में अभी की जो स्थिति है, क्या कर रहे हैं कि सारे बजट को डिफेंस में ही डाल रहे हैं। तो महंगाई बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ, क्योंकि देश की रक्षा अभी ज़रूरी है। तो किसी भी इकोनॉमी का पहला प्रॉब्लम हो जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब व्हाट गुड एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। कि जब भी आपके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्स हो तो उस फाइनेंशियल रिसोर्स को एलोकेट किस चीज़ में करें, कि क्या प्रोड्यूस करना है और उसका कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। जैसे आज अगर हम आपसे पूछें कि स्कूल चाहिए या मंदिर चाहिए, तो मैक्सिमम जो भी समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं भाई स्कूल्स की ज़्यादा ज़रूरत है। मान करके चलिए कि हमारी आज़ादी में 75 वर्ष की यात्रा हम लोगों ने तय की, मतलब डेवलपमेंटल यात्रा। और उस यात्रा में कई बार मतलब जो एजुकेशन पॉलिसी में नीति बना कि हर 3 किलोमीटर के रेंज में एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए और वो गवर्नमेंट स्कूल वेल फंक्शनिंग होता। और आज 2022 तक या 2025 तक स्थिति ये हो जाती कि हर 3 किलोमीटर पे एक स्कूल रहता। स्कूल में सीट्स खाली रहते, पढ़ने वाले बच्चे नहीं रहते, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा स्कूल है। तब यही सवाल अगर आपसे पूछते कि स्कूल
स्कूल चाहिए या मंदिर चाहिए, तो आपका जवाब अलग होता है, आप कहते हैं कि नहीं मंदिर चाहिए भाई, क्योंकि या पार्क चाहिए, प्लेस ऑफ रिक्रिएशन भी चाहिए। तो न सिर्फ क्या प्रोड्यूस करना कि हाँ एक इकोनॉमी डिसाइड कर रही है कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करे, एजुकेशन में इन्वेस्ट करे या रिसर्च में, एजुकेशन में तो हायर एजुकेशन में या फिर प्राइमरी एजुकेशन में, एजुकेशन में इन्वेस्ट करे या डिफेंस में इन्वेस्ट करे, डिफेंस में इन्वेस्ट करे या फिर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करे, तो ये भी चूज़ कर रही है, और कितना इन्वेस्ट करे ये भी चूज़ कर रही है। तो ये चूज़ करना मतलब एक आर्ट है, जितना बेहतर आप चूज़ करते हैं इसी पर ये डिपेंड करता है कि आपका देश आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 50 सालों में कैसा रहेगा, समाज के तौर पे आप कितने विकसित होंगे। तो किसी भी इकोनॉमी का पहला प्रॉब्लम क्या हो गया बाबू, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब हो गया, वेदर अ सोसाइटी, ए कंट्री और एन इकोनॉमी विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस, हेल्थ, वेलफेयर स्कीम्स, एंड इन even when it is investing in particular sectors, how much resource will it deploy for the development of that particular sector। ये एक प्रॉब्लम हो गया। किसी भी इकोनॉमी का जो दूसरा प्रॉब्लम होता है बाबू, वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हम लोगों ने तय तो कर लिया कि हाँ हेल्थ में मनी एलोकेट करेंगे, पीपल मैन पावर एलोकेट करेंगे, लैंड एलोकेट करेंगे, हॉस्पिटल्स वगैरह के बनाने में जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, लेकिन कैसे एलोकेट करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा। तो अब सवाल ये आता है कि प्रोडक्शन कैसे भी हो, अंतर क्या पड़ता है। लाइक मान करके चलिए कि भारत डिसाइड किया कि हाँ कार्स का हमको प्रोडक्शन करना है, या फिर हमको बेटर रोड बनाना है, तो कैसे भी रोड बनाए इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो फ़र्क पड़ता है। मान करके चलिए इंस्टाग्राम पे आप लोग वीडियोस देखते हैं कि जापान का कोई वीडियो है, वहाँ पर किसी सड़क पे गड्ढा है, कोई रोड डैमेज्ड है, एक कोई हाई फाई कार जैसा आता है, वो खुद से ही सीमेंट डालता है, उसके बाद एक प्लेट डालता है, और मतलब रोड सेकंड भर में, मतलब मिनट भर में रेडी हो जाता है। और उसके नीचे आप कमेंट देखेंगे पता नहीं ये टेक्नोलॉजी भारत में कब आएगी। हम उन लोगों को कौन समझाए कि अभी के समय में जब सब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या ये टेक्नोलॉजी भारत में लाना कोई बड़ी बात है। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट इवन टेक्नोलॉजी, ये तो सिंपल सा इंजीनियरिंग है, मतलब कोई भी कंट्री कर सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर सब कुछ को आप मशीन से रिप्लेस कर दें तो इतने बड़े भारत के पॉपुलेशन को जॉब कहाँ से मिलेगा, और यदि वो जॉब उनको नहीं मिलेगा तो फिर उनके पास पैसा नहीं आएगा। अगर उनके पास पैसा नहीं आएगा तो उनका परचेजिंग पावर नहीं रहेगा, परचेजिंग पावर नहीं रहेगा तो वो सामान खरीदेंगे कहाँ से, और अगर सामान खरीदेंगे नहीं तो फिर कंपनी सामान बनाएगी क्यों, और जब सामान बनाएगी नहीं तो कंपनी को फ़ायदा कैसे होगा, कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा तो वो टैक्स कैसे देंगी, और जब टैक्स नहीं देंगी तो फिर इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा, तो लोगों को एम्प्लॉय करना ज़रूरी है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में यही सारी चीज़ें आती हैं कि वेदर टू प्रोड्यूस बाय यूजिंग लेबर और बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। फिर और क्या चीज़ कि हाउ टू प्रोड्यूस में प्रोडक्शन के दौरान जो रॉ मटेरियल्स की व्यवस्था होती है या फिर टेक्नोलॉजी वगैरह इंपोर्ट किया जाता है, वो कैसे इंपोर्ट किया जाए, किस कंट्री से इंपोर्ट किया जाए, तो इन सारे चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसको भी चूज़ करना पड़ता है कि मान करके चलिए कि चाइना से इंपोर्ट करने में कोई चीज़ हमको सस्ता पड़ रहा है और यूएस से वही चीज़ इंपोर्ट करने में हम लोगों को थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा चाइना को पहुंच रहा है, और फिर उस फ़ायदे के मतलब फलस्वरूप चाइना ज़्यादा डेवलप होकर के हम पे मान लीजिए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स लाद रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नुकसान सह करके भी हम यूएस से इंपोर्ट करेंगे या रसिया से इंपोर्ट करेंगे चीज़ों को। तो हाउ टू प्रोड्यूस में यही सारी चीज़ें आई। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आया, एन इकोनॉमी नीड्स टू डिसाइड इन विच सेक्टर टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट, या हाउ मच ये रिसोर्स टू एलोकेट। हाउ टू प्रोड्यूस में वेदर टू प्रोड्यूस बाय यूजिंग लेबर और बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, how much mix of labor and technology should be used, in what proportion, from where to arrange for raw materials that are needed for production etc. और तीसरा प्रॉब्लम जो कोई भी इकोनॉमी फेस करता है बाबू, ये दोनों तो हो गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्स से रिलेटेड, और दो प्रॉब्लम बताए थे किसी भी इकोनॉमी का, एक डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस।
इसका क्या मतलब हुआ? आप कहिएगा कि सर ये क्या हुआ, मतलब फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मान करके चलिए अगर अनाज प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो तो सबके लिए किया जा रहा है ना, पूरे भारत के लिए। इसमें सरकार को क्या चुनना कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, लाइक हमारा कोई तानाशाही या फिर धार्मिक सरकार तो है नहीं कि नहीं हम एक धर्म के लिए प्रोड्यूस करेंगे दूसरे धर्म के लिए नहीं करेंगे। तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आता है? किसी भी डेमोक्रेसी में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, और ये एक इकोनॉमी का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? तो ये एक इकोनॉमी का प्रॉब्लम होता है। किस तरीके से होता है बाबू? तो देखो, रिसोर्स तो एक ही है, मान करके चलो लैंड है, ठीक है। तो लैंड का दो तरीके से यूज़ हो सकता है। लैंड का एक यूज़ हो सकता है फार्मिंग के लिए, और लैंड का दूसरा यूज़ हो सकता है इंडस्ट्रियल सेटअप्स के लिए, जिसमें लेट्स से फ़ोन और मेकअप के आइटम्स हैं, ठीक है। मतलब ये दो आइटम्स हैं, दो तरीके से लैंड का यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए बाबू? हमेशा रिसोर्स चाहिए, तो एक रिसोर्स ये डिप्लॉय हो गया। देश के पास जितना पैसा है, फार्मिंग के लिए भी मनी देना है, लाइक फार्मर्स को राहत की यहाँ सस्ते बीज उपलब्ध करवा दिए, सही मार्केट उपलब्ध करवा दिए, तो इसके लिए फाइनेंशियल एड ये भी यहाँ भी दिया जा सकता है। फार्मिंग लोन भी दिया जाता है, इंडस्ट्रियल लोन भी दिया जाता है, बिजनेस लोन या कॉरपोरेट लोन, उसका भी। अगर मान लो हम पूरा का पूरा इम्फेसिस फार्मिंग सेक्टर पे दे रहे हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो हम बेसिकली इम्फेसिस किस पे दे रहे हैं? सब लोगों पे। और यदि हम इस सेक्टर पे मतलब पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो हम एक मतलब ऐसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो कि इन लग्जरीज़ को अफोर्ड कर रहे हैं उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। लैंड एक ही मान करके चलो 10 यूनिट लैंड है, तो 10 यूनिट लैंड में हमको डिसाइड करना है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो हुम टू प्रोड्यूस का मतलब 10 यूनिट लैंड किसको एलोकेट होगा? तो मान लो 5 यूनिट लैंड यहाँ एलोकेट हुआ, 5 यूनिट लैंड यहाँ एलोकेट हुआ, तो क्या हुआ कि फार्मिंग प्रोड्यूस जो हुआ उसका कीमत जैसे 10 रुपया हुआ, फाइनेंशियल एड भी 5 यूनिट यहाँ गया, और इनका कीमत समवेयर अराउंड 100 रुपीज़ हुआ। अगर इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, इसको पैसा ज़्यादा दिया जाए, तो इसका कीमत 90 रुपया घट करके हो जाएगा, इसका कीमत बढ़ करके 7 रुपया हो जाएगा। तो जो परचेज मार्केट में जब जाता है कोई चीज़, तो जो खरीदने वाले लोग हैं, प्रोड्यूस को लोग खरीदते हैं, तो उनको कोई चीज़ सस्ते में मिलेगा या महंगे में मिलेगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि रिसोर्स कैसे एलोकेट हुआ है, लैंड किस चीज़ के लिए ज़्यादा दिया गया है, लोन किस चीज़ के लिए ज़्यादा दिया गया है। दोनों का फ़ायदा नुकसान है। इससे लोग खुश रहेंगे, इससे क्या होगा कि देश का विकास होगा, क्योंकि देश के पास पैसा आएगा, ये चीज़ें महंगी बिकती हैं। देश का विकास होगा तो फिर वो एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस एक्सेट्रा सेक्टर्स में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में हम लोगों को कम्पीट भी करना है। तो व्हेन वी से कि एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वी एक्चुअली से दिस कि एक इकोनॉमी को ये तय करना होता है, एक कंट्री को ये तय करना होता है कि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी उसका टारगेट ऑडियंस कौन रहेगा। क्या टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट रहेंगे? अगर टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट है तो जीडीपी में ये एजुकेशन से रिलेटेड जो शेयर है, परसेंटेज है कि हाँ जीडीपी का इतना परसेंट एजुकेशन को एलोकेट कर रहे हैं, वो बढ़ जाएगा। अगर टारगेट हो जाएगा अधिक से अधिक मान करके चलो मिडिल क्लास या स्टार्टअप्स, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, आपको रिसोर्स का एलोकेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो रिसोर्स का एलोकेशन मतलब कि किसी खास टारगेट को खुश करना या संपन्न करना, और वही खास टारगेट हो गया हुम, जिनके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये 3 प्रॉब्लम हो गया इकोनॉमी में। पहला प्रॉब्लम समझ के, दूसरा प्रॉब्लम हो गया, तीसरा प्रॉब्लम मीन्स कि एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड इन विच और फॉर विच ग्रुप रिसोर्स हैज़ टू बी एलोकेटेड सो दैट पर्टिकुलर ग्रुप टेक्स ईज इन एन्जॉयमेंट ऑफ दैट रिसोर्स। ठीक है, ये हो गया बाबू। तो ये 3 प्रॉब्लम होता है किसी भी इकोनॉमी का। उम्मीद करते हैं इन 3 प्रॉब्लम्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज़ समझो, इसी में एक और चीज़ आता है प्रोडक्शन में, मतलब जैसे तुम सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हो, वो यही हो गया ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या कह रहा है कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए वो प्रोड्यूस कर रही है, योजनाएं पूंजीपतियों के लिए। समाजवादी सरकार क्या कह रही है कि हम लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। क्या फ़ायदा नुकसान है वो कभी और डिस्कस करेंगे।
तो ये सारा प्रॉब्लम, मतलब कौन सा वे चुने, वेलफेयर स्टेट चुने, कैपिटलिज्म चुने, सोशलिज्म चुने, ये सारा वेज भी इसी के अंदर आता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब कंसर्न में कौन रहेंगे जब रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है तब। अब 2-3 बातें आती हैं, 3 टर्म्स है। एक टर्म आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, तुम एक मतलब इंसान हो, फार्मर हो या कुछ हो, तुम्हारे पास लैंड का एक टुकड़ा है, मान करके चलो 10 यूनिट लैंड है तुम्हारे पास, ठीक है। उस लैंड में तुमको 2 पेड़ लगाना है, एक मैंगो का और दूसरा कोकोनट का, नारियल का पेड़ लगाना है। तो तुम डिवाइड करते हो अपने लैंड को। देखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट समझा रहे हैं। तुम एक किसान हो, तुम्हारे पास 10 यूनिट लैंड है, तुमको 2 पेड़ लगाना है उस 10 यूनिट लैंड पे, मैंगो और कोकोनट का। तो ऐसे डिवाइड करते हो। मान करके चलो तुम 5 यूनिट दिए मैंगो को लगाने के लिए और 5 यूनिट दिए कोकोनट को लगाने के लिए। तो देखो, आम का पेड़ बड़ा होता है, मतलब वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, ठीक है। और नारियल का पेड़ क्या होता है, वो छोटा होता है, लंबा लंबा पेड़ होता है। तो 5 यूनिट लैंड में लेट से तुम्हारा 10 आम का पेड़ लगा और 5 यूनिट लैंड में तुम्हारा 25 लेट से नारियल का पेड़ लग गया, ठीक। अब तुम कहते हो यार नारियल का पेड़ 5 यूनिट में 25 ही लग गया, पेड़ तो दोनों लगाना है, लेकिन एक काम करते हैं, आम थोड़ा कम कर देते हैं। क्या किए तुम? 1 यूनिट मतलब आम को कम कर दिए। आम का पेड़ जैसे ही तुम 8 किए, ये 25 के जगह क्या हो गया, लेट से 30 हो गया। इधर 2 कम किए, इधर 30 हो गया, ठीक है। कारण जान रहे हो कि आम का पेड़ ज़्यादा जगह ले रहा है। 4 यूनिट दिए आम के पेड़ को तो 8 आम का पेड़ लगा, और यहाँ 6 यूनिट जैसे ही दिए 30 आम का पेड़ लग गया। फिर तुम आम का पेड़ को 3 यूनिट कर दिए, अब क्या हो गया, आम का पेड़ मात्र लग पा रहा है लेट से 5, और यहाँ कितना 7 यूनिट लैंड कोकोनट के लिए हो गया। अब कोकोनट लग पा रहा है लेट से 35। तो ऐसे करके एक पूरा का पूरा सेट बनेगा। तो क्या मतलब हुआ कि एक ही रिसोर्स लैंड को जब हम एलोकेट करते हैं 2 अलग अलग रीजन से, तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि या तो 10 आम 25 नारियल, या तो 8 आम 30 नारियल, या तो 5 आम 35 नारियल। ऐसे करके बहुत सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकता है जिसमें कोई चीज़ प्रोड्यूस हो सके। इन्हीं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट मीन्स whenever we allocate a resource for a particular production, whenever we allocate resource for production activities, a variety of combination of goods and services are possible. Whenever we allocate a resource for production purpose, a variety of combination of goods and services are possible. बहुत सारा combination goods and services का possible है. The collection of all those possible combinations is called production possibility set. एक इकोनॉमी में ही यही होता है कि कुछ खास बजट है, उस बजट से मतलब इतने करोड़ रुपए का बजट है, लेट से कि x 1000 करोड़ का बजट तुमको दिया गया है, तो उस बजट से तुम बहुत तरीके का योजना बना सकते हो ना, कि हाँ भाई ये बजट है, इसमें इस बार एजुकेशन पे इतना % दिए हैं, डिफेंस पे इतना % दिए हैं, हेल्थ पे इतना % दिए हैं, अगली बार और कुछ अलग अलग देंगे। तो बहुत तरीके से उस बजट को फ्रेम किया जा सकता है। तो वो जितना भी तरीका है उस बजट को फ्रेम करने का, उन सारे तरीकों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कह रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट इज अ कलेक्शन, व्हेनेवर वी एलोकेट ए रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, ए वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर पॉसिबल, ऑल दीज कॉम्बिनेशंस टुगेदरली फॉर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ये एक बात हो गई। अब दूसरा टर्म आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो देखो, जब भी आम बढ़ा रहे हैं, कोकोनट घट रहा है,
और आम घटा रहे हैं तो कोकोनट बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि किसी भी एक प्रोड्यूस को अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो कोई दूसरा प्रोड्यूस सेक्रीफाइस होगा, तो हमेशा एक कर्व बनेगा। मान करके चलो इसी कर्व को लेकर के चलें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएगा। ये लेट से मैंगो है, ये है कोकोनट। तो मैंगो अगर 1 रखते हैं तो कोकोनट कितना होता है 4। मैंगो अगर 2 रखते हैं तो कोकोनट कितना होता है 3। मैंगो अगर 3 रखते हैं तो कोकोनट कितना होता है 1। तो एक ऐसे करके एक कर्व बन रहा है। इन सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ दो तो एक कर्व बन रहा है। ठीक है, कि किसी भी एक पॉइंट पे तुम पता कर सकते हो कि इतना कोकोनट है और उसके कंपैरिजन में इतना मैंगो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी कर्व को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? द कर्व डिनोटिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब एक और टर्म आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये एकदम सिंपल सी बात है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं? कि जब भी किसी एक रिसोर्स को आप किसी एक प्रोड्यूस के लिए एलोकेट करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करना होता है। मान करके चलो तुम्हारा सैलरी है 15,000, तो उसमें या तो तुम एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हो या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हो। 25,000 है तो भी वही कर सकते हो, 50,000 है तो भी वही कर सकते हो। तो किसी एक नीड को फुलफ़िल करने के लिए कहीं ना कहीं तुमको दूसरे नीड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तुम्हारा सारा नीड फुलफ़िल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही क्लास में बताया कि रिसोर्सेस आर फाइनाइट एंड नीड्स आर इनफाइनाइट। अंबानी के लिए भी यही ट्रूथ है, सबके लिए यह ट्रूथ है कि रिसोर्सेस फाइनाइट है और नीड्स जो है वो इनफाइनाइट है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो the amount of need sacrificed, the amount of one need sacrificed for the fulfillment of another need is actually opportunity cost। ठीक है, कि एक यूनिट दूसरे नीड को फुलफिल करने के लिए जितना यूनिट पहला नीड को तुम सेक्रीफाइस किए उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, तुम्हारे बुक में डेफिनेशन थोड़ा अलग तरीके से होगा, वो तुम लोग देख लेना, लेकिन कुल मिलाकर के बातें यही हुई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सल्यूशन, कि ठीक है ये तो प्रॉब्लम हो गया कि हाँ भाई रिसोर्सेस आर लिमिटेड, नीड्स आर अनलिमिटेड, इकोनॉमी में प्रॉब्लम होता है तो ये सब कर्व बनता है, चुनाव करना पड़ता है। लेकिन ठीक है कि रिसोर्सेज फाइनाइट है, नीड्स इनफाइनाइट है, लेकिन लोगों के नीड्स को पूरा तो करना है। अगर सीधा सीधा ये मान लिया जाए कि ये नीड्स तो कभी पूरा नहीं होगा, फिर पॉलिटिशियंस की ज़रूरत क्यों? फिर क्या कहते हैं, सारे ही एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों, जब पहले ही मान लिए कि कुछ पूरा नहीं होगा। तो किसी न किसी तरीके से पूरा तो करना होगा। हो सकता है 100% ना कर पाए, 90%, 80%, 70% ही कर पाए, लेकिन किसी न किसी तरीके से पूरा करना होगा। तो पूरा करने का जो प्रयास होता है उसी प्रयास को हम लोग सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अगला टॉपिक हमारा वही होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।